नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अल्टरनेटर का जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए इसको सेकेंड पार्ट में लेकर आना पड़ गया है। तो अब भी इसके जितने भी अल्टरनेटर के दूसरे भाग में ये वीडियो जो बन रहा है, तो इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो मार्क किया हुआ है उसको आप अपने बुक में नोट करेंगे और उसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो आइए चलते हैं, अल्टरनेटर का ये दूसरा भाग है। तो जो दोस्त या जो स्टूडेंट अल्टरनेटर का जो पहला भाग नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसको देखिए और उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्टरनेटर के समांतर ऑपरेशन के शर्तों को पूरा करने के लिए दो मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसे रनिंग मशीन तथा इनकमिंग मशीन। तो देखिए, जो रनिंग मशीन क्या है? समांतर ऑपरेशन में शर्तों को पूरा करने के लिए पहले से चल रहे मशीन को रनिंग मशीन कहते हैं। जैसे बस बार होता है, बस बार से जो पहले से मशीन लगी होती है, तो उस मशीन को हम रनिंग मशीन कहते हैं। इनकमिंग मशीन पहले से चल रहे रनिंग मशीन के ऑपरेशन के लिए बाद में जुड़ने वाली मशीन को इनकमिंग मशीन कहते हैं, जो इन शर्तों को पूरा करती हैं। देखिए, जो बस बार में पहले से जो लगी होंगी, जो सिंक्रोनाइज रहेंगी पहले से ही, समांतर जिनको सिंक्रोनाइज किया गया होता है, तो उससे क्या है कि आप उसमें समांतर ऑपरेशन दूसरे मशीन से जो करते हैं उसी को इनकमिंग मशीन कहते हैं। आगे चलते हैं। अब इनकमिंग मशीन के शर्तों को पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए, अल्टरनेटर के समांतर ऑपरेशन के लिए शर्तें, तो अब उसको हम सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या शर्त होनी चाहिए? तो देखिए, समान टर्मिनल वोल्टेज, समान फेज सीक्वेंस और समान आवृत्ति। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग सिंक्रोनाइज करने से समांतर ऑपरेशन तभी कर सकते हैं जब तीनों चीज़ें बराबर हों, तभी सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तभी हम लोग समांतर ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आगे चलते देखिए, समांतर ऑपरेशन की विधियाँ। समांतर ऑपरेशन की प्रमुख 4 विधियाँ हैं। चारों विधियों के बारे में जानते हैं। ये चारों विधियाँ में पहला है डार्क लैंप विधि। देखिए, डार्क लैंप विधि में क्या होता है कि जब ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो इसमें जो तीनों लैंप लगे होते हैं, RYB में 3 लैंप लगे होते हैं, तो तीनों लैंप क्या करेंगे? बुझ जाएंगे डार्क लैंप विधि में। अगर वही ब्राइट लैंप विधि है तो तीनों लैंप क्या करेंगे? जल जाएंगे। अब वही डार्क और ब्राइट लैंप विधि है, तो इसमें क्या है कि 2 लैंप जलते हैं और 1 लैंप बुझ जाता है। सिंक्रोस्कोप विधि, यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है और इसमें सिंक्रोस्कोप यंत्र होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, PT और 2 फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सिंक्रोस्कोप विधि में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सिंक्रोस्कोप यंत्र, PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, 2 फेज मोटर। आगे चलते हैं। देखिए, अल्टरनेटर को समांतर ऑपरेशन करने पर कौन कौन सी स्थितियाँ पैदा होती है? अब समांतर ऑपरेशन को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, जब तीनों लैंप एक एक करके जलते बुझते हो, तीनों फेज में आप लैंप लगा दिए हैं RYB में, तो अगर एक एक करके जल बुझ रहे हैं, तो उस समय कंडीशन क्या है? आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति में अंतर है, यानी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, RYB का अलग अलग फ्रीक्वेंसियाँ हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को आप पहले ठीक करेंगे। ठीक करेंगे कैसे? ये आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, जब तीनों लाइन धीमे जलते हों, जैसे तीनों लाइनों में अब जैसे वोल्टेज कम हो तो धीमा जलेंगे, तीनों लैंप क्या होंगे? धीमा जलेंगे, तो उसमें अंतर क्या हो जाएगा? वोल्टेज में अंतर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? देखिए, जब तीनों लैंप समान प्रकाश व एक साथ नहीं जलते हों, ये 3 प्रॉब्लम आती है कि जब आप देखिए, जब तीनों लैंप समान प्रकाश व एक साथ नहीं जलते हों तो फेज सीक्वेंस में अंतर है। अब उनके फेज सीक्वेंस में अंतर है,
कि अब जैसे जो पहले से जो चल रही थी रनिंग मशीन, अब इनकमिंग मशीन से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से उसको संतुष्ट करने के लिए। तभी जब तक दोनों समांतर में सिंक्रोनाइज नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग लोड कभी शेयर कर ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग सिंक्रोनाइज करने से लिए उसको सिंक्रोनाइज करने पर हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो ये प्रॉब्लम को कैसे हम दूर कर सकते हैं, अब देखिए लिखे निवारण। इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर द्वारा घूर्णन गति को समायोजित करके आवृत्ति को बदला जा सकता है। पहले बोले थे हम कि अगर आवृत्ति में अंतर, आवृत्ति अंतर के लिए क्या हुआ कि अब क्या बोले थे कि आवृत्ति में अगर अंतर होगा तो क्या करेंगे, वो एक एक करके जलेंगे बुझेंगे, एक एक करके जलेंगे बुझेंगे। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो इनकमिंग मशीन है, जो बाद में जुड़ने वाली मशीन है, ठीक है, उसके प्राइम मूवर द्वारा घूर्णन गति को समायोजित कर देंगे और आवृत्ति बदल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, फील्ड रेगुलेटर द्वारा वोल्टेज को समायोजित करके वोल्टेज को सुधारा जाता है। अब फील्ड रेगुलेटर के द्वारा वोल्टेज में अंतर है तो उसको घटा बढ़ाकर अब वोल्टेज को एडजस्ट कर लेंगे और जिससे आपका वोल्टेज जो अंतर आ रहा था वो ठीक हो जाएगा। फिर देखिए इनकमिंग मशीन के किन्हीं दो फेजों का आपस में बदलकर फेज सीक्वेंस को सुधारा जा सकता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी आगे भी पढ़ा था कि अगर फेज में अंतर आपको है तो किन्हीं दो फेजों को बदल देंगे तो फेज ठीक हो जाएंगी। तो वही बात यहाँ पर है। आगे चलते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको अच्छा और डायग्राम दोनों को देखेंगे। देखिए भी कर्व किसके किसके बीच, ये क्वेश्चन आता है कि भी कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है। तो भी कर्व आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है, इसको याद रखेंगे, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। अब अगर वही कहता है इन्वर्टेड भी कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है, तो इन्वर्टेड भी कर्व या इसको उल्टा भी कर्व भी बोल सकते हैं, ये पावर फैक्टर ऑन फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ये इसका डायग्राम है, डायग्राम को याद रखेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है ये है सिंक्रोनस जनरेटर जिसको बोलते हैं, अल्टरनेटर का है। तो अगर वही सिंक्रोनस मोटर का हो जाएगा तो देखिए इसमें जो पॉइंट है ये लीड है, ये लैग है, ये उल्टा हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये डायग्राम देकर पूछ ले कि भी कर्व किसका है, अल्टरनेटर का है या आपका सिंक्रोनस मोटर का है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। लैग आपके जैसे अगर वही अल्टरनेटर है तो आपके राइट साइड लैग होगा और लेफ्ट साइड लीड होगा। इसमें भी वही है। देखिए इसमें भी कर्व बनना है कि नहीं, भी कर्व बनना है। देखिए भी कर्व बोले थे, भी कर्व किसके किसके बीच खींचा जाएगा, देखिए आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच। इसको इसका एक्साइटेशन भी बोलते हैं क्योंकि एक्साइटेशन रोटर में होता है, रोटर में ही फील्ड करंट फील्ड होता है तो इसीलिए फील्ड करंट बोलते हैं। अब देखिए पावर फैक्टर, अब देखिए इसी को उल्टा भी बना दिया, उल्टा भी, तो ये पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए अल्टरनेटर के की प्रमुख विशेषता निम्न है। देखिए अब इसमें विशेषताओं के बारे में पूछता है कि अल्टरनेटर की कितनी विशेषताएं, तो दो विशेषताएं प्रमुख देखी जाती हैं, जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट विशेषता, दूसरा है शॉर्ट सर्किट विशेषता। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आ चुके हैं। तो देखिए ओपन सर्किट विशेषता क्या है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज VOC एवं फील्ड करंट IF के बीच खींचा जाता है। ओपन सर्किट वोल्टेज एवं फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। और शॉर्ट सर्किट विशेषता ये शॉर्ट सर्किट करंट एवं फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। देखिए सिंपल है, अगर वो ओपन है तो ओपन में सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज और जो फील्ड होगा उसी के बीच खींचा जाएगा। अगर वो शॉर्ट है तो शॉर्ट सर्किट करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाएगा। इसका डायग्राम भी आप लोग याद रखेंगे। डायग्राम देखिए इतना मेहनत से हमने बनाया है इसको, तो इसको देखिए, इसमें देखिए टर्मिनल वोल्टेज ये है, ये फील्ड करंट है। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट विशेषता में, अल्टरनेटर के ओपन सर्किट विशेषता में, ठीक है, अनसैचुरेशन रीजन, अनसैचुरेशन रीजन में कौन सा होता है, लीनियर होता है। कौन सा, इसके लीनियर होता है, यानी कि जब अनसैचुरेशन कंडीशन में रहेगा तो फील्ड करंट और टर्मिनल दोनों समान बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर वही सैचुरेट हो जाएगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो देखिए सैचुरेशन रीजन में क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, इसको बोलते हैं अरेखी। इसको ध्यान रखेंगे आप।
नॉन लीनियर और अरेखीय बोलते हैं। आइए देखिए शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर लिखे भी हैं हम शॉर्ट सर्किट विशेषता ये। तो देखिए ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए लिखे हैं लीनियर या रेखीय, ये ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। शॉर्ट सर्किट है तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। और कौन सी रेखा होती है, लीनियर रेखा। और टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है ओपन सर्किट विशेषता, जो अनसेचुरेशन में रेखीय होता है और सेचुरेशन में क्या होता है, अरेखीय होता है। आगे देखते हैं, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन देखिए लोड के कम होने के साथ टर्मिनल वोल्टेज में बढ़ोतरी होना ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल इसका है परिभाषा कि लोड के कम होने के साथ टर्मिनल वोल्टेज में बढ़ोतरी होना ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन का यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये है नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज माइनस बटे के फुल लोड इंटू 100, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर नोट में लिखे हैं हम, देखिए लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज का बढ़ना है तो पावर फैक्टर लीड करेगा। अगर आप टर्मिनल वोल्टेज लोड बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर नीचे मैंने बनाया एक सिंपल वे में, देखिए लिखा है कि लोड अगर बढ़ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर क्या करेगा, लीड करेगा। वही चीज लिखे हम कि लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज का बढ़ता है तो पावर फैक्टर लीड करेगा, ये चीज लिखे हैं। लिखे कि अगर लोड बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर लोड बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टेज का गिरना पावर फैक्टर लैग कहलाएगा। देखिए यही है, यदि लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज घटता है तो पावर फैक्टर लैग करेगा। सिंपल था। तो ये बस सेकेंड पार्ट में बस इतना ही। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा कठिन है, तो बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। तो थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को आगे बढ़वाइए। जय हिंद, जय भारत।